Hello friends, welcome back to Sidra GS classes. This is Sidra Ansari and welcome to this amazing platform Sidra GS classes. तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, वो था हमारा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स उसमें हमने एक लेक्चर अपलोड कर दिया है। आई होप कि आप लोगों ने वो लेक्चर देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले वो वाला लेक्चर देखिए, फिर ये वाला लेक्चर देखना, देन आपको ये वाला लेक्चर समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर हम सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं तो हमको इजीली कोई भी चीज़ समझ में आ जाती है। अब जो हम आज पढ़ेंगे वो जो हमने कल जो पहली वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने यहाँ तक ये सब कुछ डिस्कस कर लिया था। तो ये मैंने आप लोगों को ये बताए थे कि एक्टिविटीज़ दैट लीड टू इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो इम्प्रूव करती है हमारी क्रॉप यील्ड को, तो उनके बारे में हम लोग डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाके वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, देन आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी पहली टर्म क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, जैसे कि स्टूडेंट्स क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है क्रॉप की जितनी भी वैरायटी है उनको इम्प्रूव करना। यानी हमारी वैरायटी का मतलब ये होता है ना, डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें होती है। तो जो हमारी क्रॉप की वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी है। अब हमें क्रॉप वैरायटी की ज़रूरत पड़ी, यानी बहुत सारी हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई है उसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ी क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव करने की। तो कैसे इम्प्रूव हम इसको कर सकते हैं? इसका फर्स्ट मेथड है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन ये होता है जब हम दो चीज़ों को आपस में क्रॉस करवाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने जेनेटिक्स में भी पढ़ा होगा, वैसे तो अभी आप लोगों ने जेनेटिक्स पढ़ी ही नहीं होगी, तो लेकिन हमारी जो जेनेटिक्स होती है, जेनेटिक्स में क्या होता है, हमारा दो चीज़ें मिलके उनका मतलब दो चीज़ों का हाइब्रिड होता है, ठीक है। उनका हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी एक चीज़ को हमने दूसरी चीज़ से मिलाया। यानी हमारा सपोज़ कीजिए कि रेड कलर है, कोई रेड कलर ने वाइट कलर के साथ मिलकर कोई नई चीज़ बनाई, पिंक कलर बनाया, तो ये क्या हुआ हमारा? ये हमारा हाइब्रिड हुआ, ठीक है। यानी कोई दो चीज़ें आपस में मिलकर कोई न्यू चीज़ बनाती है तो हम उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास कोई भी क्रॉप है, वो क्रॉप से अगर हमें कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, कोई अच्छी उसकी वैरायटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कहीं और से एक क्रॉप लेकर आएंगे और उससे उसका मतलब क्रॉस करवाएंगे और हमें एक न्यू प्लांट मिल जाएगा जो कि उसकी वैरायटी इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। जैसा कि हमारे पास रेड कलर था, वाइट कलर था, अब इन दोनों ने मिलकर एक न्यू कलर बनाया, पिंक। तो यानी तीन चीज़ें हमारे पास हो गए, रेड, वाइट और पिंक। तो क्या हुआ हमारे पास? इंक्रीजमेंट हो गया, है ना। तीन कलर हो गए, पहले दो थे अब तीन हो गए। तो इसी तरह से हमारी जो क्रॉप वैरायटी है वो हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से इंक्रीज हो जाती है। तो इन दिस जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट आर क्रॉस ब्रीड, यानी जो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, अगर हम सपोज कीजिए कि सेम प्लांट को हाइब्रिड मतलब सेम प्लांट के बीच में क्रॉस करवाएं तो क्या हो जाएगा? सेम प्लांट ही बन जाएगा। लेकिन अगर हम डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को हाइब्रिडाइज करवाएं, यानी उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर करवाएं, तो एक न्यू प्लांट हमारा जनरेट होता है जो कि उसका जेनेटिक कैरेक्टर अलग होता है, सब कुछ अलग ही होता है। तो इसीलिए हम क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। तो अब जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है वो दे कैन बी 3 टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। 3 तरह की क्रॉसिंग हमारे पास हो सकती है। पहली है हमारी इंटरवेराइटल क्रॉसिंग, ठीक है। इंटरवेराइटल क्रॉसिंग का मतलब ये है बिटवीन 2 वेराइटीज़ ऑफ ए प्लांट की 2 वैरायटी हमने ले ली, एक वैरायटी यहाँ ले ली, एक वैरायटी यहाँ ले ली। तो इंटरवेराइटल क्रॉसिंग जो होती है वो हमारी 2 प्लांट की वैरायटीज़ के बीच में होती है, ठीक है। अब सेकंड है इंटर स्पेसिफिक का मतलब है बिटवीन 2 स्पीशीज़ बिलोंगिंग टू सेम जीनस। यानी एक स्पीशीज़ मैंने यहाँ पर ले ली प्लांट की, एक स्पीशीज़ मैंने यहाँ पर ले ली, लेकिन उनकी जीनस क्या है? उनकी जीनस सेम है, यानी वो सेम जीनस से बिलोंग करती है। अगर आप लोगों ने हायरार्की पढ़ी होगी, हायरार्की होती है हमारी किंगडम, फाइलम। क्या होती है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। तो ये एक हमारी हायरार्की होती है कि मतलब अगर हमारा प्लांट है
प्लांट के लिए किंगडम नहीं आता, प्लांट के लिए किंगडम ही आता है, फाइलम नहीं आता, डिवीज़न आता है प्लांट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। अब जो हमारी इंटर स्पेसिफिक है वो सेम जीनस से बिलोंग करेंगे, यानी दो हमारी स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ ये है, एक स्पीशीज़ ये है, तो ये दोनों किससे बिलोंग करेंगी, ये दोनों बिलोंग करेंगी हमारे सेम जीनस से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर मैं बात करूं कि ये हायरार्की क्या होती है, हायरार्की ये होती है कि कोई भी प्लांट का किंगडम क्या है, यानी वो किस स्टेट में रहता है, देन उसका फाइलम क्या है, किस सिटी में रहता है, उसकी क्लास क्या है, किस मोहल्ले में रहता है, और उसका ऑर्डर यानी किस घर में रहता है, उस फैमिली यानी उस फैमिली के अंदर उसकी पोजीशन क्या है, यानी उसका ये समझ लीजिए कि कौन से फ्लोर पे उसका रूम है, और जीनस का मतलब ये होता है कि कौन सा उसका रूम है, ठीक है। और स्पीशीज़ का मतलब ये है कि वो उस रूम के अंदर बैठा हुआ है, वो स्पीशीज़, ठीक है। तो आई होप कि ये हायरार्की आप लोगों को समझ में आगे होगी, लेकिन इसको समझना उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये आगे मतलब जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 11 क्लास का चैप्टर है, मतलब एनिमल किंगडम, उसके अंदर आप पूरा इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसकी तरफ से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सब भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो हम बात कर रहे थे इंटर स्पेसिफिक क्रॉसिंग ओवर, तो ये किसके बीच में होती है, दो स्पीशीज़ ऐसी जिनका जीनस क्या हो, सेम हो, उनका जीनस सेम हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंटरजेनिक। इंटरजेनेरिक क्या होती है, बिटवीन स्पीशीज़ ऑफ डिफरेंट जीनस, जिनका जीनस क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक में जीनस क्या होगा, सेम होगा, लेकिन इंटरजेनरिक में क्या होगा, जीनस डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। बस ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे हाइब्रिडाइजेशन के टाइप से कि 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो सकता है, ठीक है। पहला इंटरवेराइटल, सेकंड इंटर स्पेसिफिक एंड थर्ड इंटरजेनिक, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने क्रॉसिंग ओवर करवा दिया, एक मेथड हमारा ये हो गया कि हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से हम क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, अब जो हमारा सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड ये है इंट्रोडक्शन टू जीन। अच्छा, अब जीन क्या होता है, जीन आप लोगों ने जैसा नाम सुना भी होगा, हिंदी में इसे गुणसूत्र बोलते हैं। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो उनको भी समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ही पढ़ाऊँगी, है ना। तो स्टूडेंट्स जो हमारा जीन होता है उसको हम गुणसूत्र भी बोलते हैं। जीन जो होता है वो हमारा किस पे पाया जाता है, वो हमारा पाया जाता है क्रोमोसोम्स के ऊपर। जीन्स की जो पोजीशन होती है, अगर कोई आप लोगों से पूछे कि जीन्स की पोजीशन क्या होती है तो आप लोग बताएंगे कि क्रोमोसोम्स के ऊपर हमारे जीन्स पाए जाते हैं। अब जीन्स का वर्क क्या है, जीन्स का वर्क ये है जैसा कि आपकी आइज़ आपके पेरेंट्स से कितनी मिलती जुलती है, यानी अगर आपके पेरेंट्स की आइज़ ब्लैक है तो आपकी आइज़ भी ब्लैक है, यानी उनका जो आपका कैरेक्टर आया है, जेनेटिक कैरेक्टर क्या है, जेनेटिक कैरेक्टर सेम है, यानी उनके और आपके जो जीन्स है वो सेम है। यानी कि अगर आपके फादर के या मदर के जो हेयर्स है वो कर्ल हैं, यानी कर्ली हैं, और अगर आपके भी कर्ल हैं तो उनके और आपके जो जीन्स है वो सेम है ना। अगर डिफरेंट है तो उनके और आपके जीन्स डिफरेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यही चीज़ होती है जीन्स की। अब अगर हमारा कोई भी प्लांट ख़राब हो रहा है, सपोज कीजिए हमारा कोई कॉटन का प्लांट है, और वो कॉटन का प्लांट क्या है, उसके अंदर कीड़ा लग रहा है, वो ख़राब हो रहा है, अब हम उसको सही करना चाहेंगे तो हमें कहीं और प्लांट दिखा, एक प्लांट हमें ऐसा दिखा जिसके अंदर एक ऐसा जीन पाया जाता है जो उस कीड़े को हटा सकता है, यानी सही कर सकता है उस प्लांट को। तो हम क्या करेंगे, उस प्लांट के अंदर से ये वाला जीन लेकर आएंगे और हमारे कॉटन का प्लांट जो ख़राब हो रहा था उसके अंदर हम ये वाला जीन डाल देंगे, जिससे क्या होगा, हमारी जो वैरायटी है वो सही हो जाएगी, यानी एक वैरायटी जो हमारी ख़त्म होने वाली थी वो सही हो जाएगी, है ना, जिसकी वजह से इंक्रीजमेंट इन क्रॉप वैरायटी हो जाएगा, है ना, इम्प्रूवमेंट। यानी तो इंट्रोडक्शन टू जीन में क्या लिखा है, ए जीन दैट कैन प्रोवाइड द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स टू अ क्रॉप आर इंट्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, एज ए रिजल्ट वी ऑब्टेन जनरली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। यानी बस वो जो मैंने आप लोगों को समझाया है कि कोई भी चीज़ अगर ख़राब होने वाली होती है, अगर उसके अंदर हम जीन लाकर डाल देते हैं तो वो क्या हो जाती है, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटी। तो आई
स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे की तरफ। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी थ्योरी आ जाती है। वैसे बायोलॉजी में ज़्यादा थ्योरी आती है, लेकिन ये वाला जो चैप्टर है इसमें ज़्यादा थ्योरी है। वैसे कुछ बच्चों को ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो रट्टा मारने वाले होते हैं, तो थोड़ा सा इसमें रट्टा भी मारना पड़ता है, क्योंकि थ्योरी वगैरह है तो याद तो करनी ही पड़ेगी, है ना। तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और ये नोट्स जो हैं ये प्रॉपर नोट्स आपके लिए ही हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, इनको अपने नोटबुक में नोट कीजिए, बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर से नोट्स इनके तैयार कीजिए, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा, है ना। जितने अच्छे नोट्स आप लोगों के होते हैं ना, उतना अच्छा आप लोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं। यानी अगर आप सपोज़ कीजिए कि आपने बहुत गंदे नोट्स बनाए हैं और आपका एग्ज़ाम टाइम में आपको रिवाइज़ करना है, तो क्या होगा, जब आप अपने नोट्स देखोगे ना गंदे वाले, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो नोट्स इतने गंदे हैं, आपका पढ़ने का भी दिल नहीं करेगा। जब आप लेकिन सुंदर नोट्स देखते हैं तो आपकी जो नर्व्स हैं वो अच्छा वर्क करती है, उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ें जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग लगती जाती है वो चीज़। तो आप लोगों से मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं, जिससे आप अच्छा कर सकें, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं अपने न्यू टॉपिक की, दैट इज़ फैक्टर्स ऑन विच क्रॉप यील्ड जनरली डिपेंड्स। अच्छा, मैंने यील्ड का मतलब क्या बताया था? यील्ड का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को प्रोडक्शन, यानी कोई भी चीज़ जब जिसका प्रोडक्शन हो रहा है, कोई भी चीज़ बन रही है ना, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो हमारे क्रॉप यील्ड पे डिपेंड करते हैं, यानी क्रॉप के प्रोडक्शन पे डिपेंड करते हैं, जिनकी वजह से हमारी क्रॉप अच्छी होती है या फिर बुरी होती है, ठीक है। तो हमारा जो पहला फैक्टर है वो है द सीड यूज्ड बाय फार्मर। जो हमारे सीड्स हैं जो फार्मर्स ने यूज़ किए हैं अपनी क्रॉप यील्ड के लिए, वो बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, जो इजीली ग्रो कर सके, है ना। और अगर वो अच्छे नहीं होंगे तो हमारा क्या है, हमारी क्रॉप यील्ड अच्छी नहीं हो पाएगी, है ना। तो जो फार्मर यूज़ करते हैं सीड्स वगैरह, वो बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो द सीड्स दैट आर ऑफ सिमिलर वेराइटी आर प्रीफरेबल। अच्छा, प्रीफरेबल से मतलब क्या है? प्रीफरेबल से मतलब ये है कि सीड जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छा, अब आप लोग पता कैसे लगाएंगे कि सीड जो है हमारा बहुत अच्छी क्वालिटी का है? ऐसे कैसे पता लगाएंगे बताइए? तो उसको पता लगाने का भी हमारे पास एक तरीका है। क्या तरीका है हमारे पास उसको पता लगाने का? तो स्टूडेंट्स, अगर आपका जो सीड है वो पानी के अंदर अगर डूब जाता है तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन अगर पानी के अंदर वो सीड आपका क्या बोलते हैं, अगर तैर जाता है तो वो खोखरा माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता, तो वो क्या होता है, बहुत बैड क्वालिटी का होता है। तो गुड क्वालिटी कौन सी होती है? जो सिंक कर जाता है, ठीक है। यानी गुड क्वालिटी जो सिंक कर जाता है, यानी डूब जाता है पानी के अंदर। आप लोग डाल करके देखिएगा कभी, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा सीड है जो मतलब पानी में डूब रहा है और तैर रहा है। तो आप लोग ईजिली पता लगा सकते हैं कि हमारा सीड अच्छा है, बुरा है, कैसा है, ठीक है। तो फर्स्ट है, हमारे जो सीड्स हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, ठीक है। अब सेकंड है, सेकंड क्या है? क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस। क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस में क्या है, अगर जो हमारा प्लांट है, अगर हम उस क्लाइमेट और उस वेदर के हिसाब से उसको उगाएं, उसको निकालें, तो वो ज़्यादा अच्छा जल्दी से ग्रो हमारा करने लगता है ना। अब ऐसा है कि आप जो आपका रोज़ का प्लांट है, आप अगर गर्मियों में उसको बो रहे हैं, उसकी सीड्स डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, वो जल्दी से ग्रो नहीं करेगा, है ना। लेकिन अगर सर्दियों में जनवरी फरवरी के मंथ में आप लोग करते हैं तो वो बहुत अच्छे से ईजिली ग्रो कर पाता है ना। ऐसा तो होता है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन और वेदर कंडीशन पे बहुत ज़्यादा इसके लिए डिपेंड करती है। तो क्रॉप्स दैट कैन सस्टेन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस आर प्रीफरेबल, यानी जो हम क्रॉप्स उगा रहे हैं वो क्रॉप्स, अगर हमने समर का वो प्लांट है, समर का है, तो उस प्लांट में इतनी सस्टेन करने की वो होनी चाहिए हैबिट कि वो हमारी जो विंटर्स हैं उनको भी सह सके, यानी जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन है उनको सह सके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकंड वाला पॉइंट। अब देख लेते हैं हम अपना थर्ड वाला पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। यानी अब ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट का मतलब ये है कि हमारा जो वाटर है वो भरपूर मात्रा में अवेलेबल होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने आज प्लांट को पानी दे दिया, फिर पानी दे रहे हैं आप महीने बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पानी है वो भरपूर मात्रा में प्लांट को मिलना चाहिए, जिसकी वजह से जो हमारा प्लांट है
वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा। क्रॉप्स शुड बी ग्रोन एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द रीजन, जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा वहाँ पे क्रॉप हमारी ज़्यादा निकलेंगे, ठीक है। यानी बहुत अच्छे से, लेकिन पानी इतना भी नहीं देना है कि उसकी जो रूट्स हैं वो ही जल जाएं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आप लोगों को पानी सिर्फ उतना देना है कि वो अच्छे से ग्रो कर सके, उतना नहीं देना है कि वो उसकी रूट्स ख़राब हो जाएं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा फैक्टर्स के बारे में, फैक्टर्स ऑन विच क्रॉप कील जनरली डिपेंड्स। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। आगे की तरफ हम देखेंगे अपना न्यू टॉपिक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आइए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट है व्हाई डू वी नीड अ परफॉर्म क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। अच्छा, अब हमने क्रॉप इम्प्रूवमेंट कर लिया, ठीक है। अब क्रॉप इम्प्रूवमेंट में हमने हाइब्रिडाइजेशन कर लिया, उसमें जीन डाल के देख लिया, तो ये, लेकिन अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हम लोगों को इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, आखिर क्यों हम सब ये क्रॉप मतलब इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो क्रॉप जो हमारी वैरायटी इम्प्रूवमेंट है इसलिए कर रहे हैं हम। पहला पॉइंट है इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द क्रॉप। क्रॉप का प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाने के लिए हम क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा ये है। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ क्रॉप। अच्छा, क्रॉप की हमारी क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए, यानी अगर कोई प्लांट ख़राब हो रहा है और अगर कोई प्लांट अच्छा है, उसके अंदर अच्छे जीन्स है, तो हम इस वाले प्लांट से उस वाले प्लांट में कोई भी चीज़ डाल देंगे। ये प्लांट है मेरे पास, ये सपोज कर लीजिए कि प्लांट है बेसिकली, तो ये ख़राब वाला प्लांट हो रहा है, ये अच्छा वाला है, इसके अंदर अच्छे जीन्स है, तो इसके जीन्स हम इसमें डाल देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा कोई भी प्लांट है या क्रॉप है उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है, पल्सेस हैव हाई प्रोटीन क्वालिटी। पल्सेस के पास क्या होती है, पल्सेस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अब ऑयल सीड हैव ऑयल क्वालिटी। ऑयल सीड्स के पास ऑयल क्वालिटी होती है जिससे हम मोटे हो जाते हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था इससे पहले वाली वीडियो में, है ना। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मस्ट हैव प्रिजर्विंग क्वालिटी। फ्रूट्स और वेजिटेबल के पास कैसी क्वालिटी होती है, प्रिजर्व करने की क्वालिटी होती है, ठीक है। तो ये था हमारा इसका सेकंड पॉइंट। अब चलते हैं हम इसके थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड क्या है, इम्प्रूविंग क्रॉप रेजिस्टेंस टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, बायोटिक का मतलब होता है हमारा लिविंग और एबायोटिक का मतलब हमारा होता है नॉन लिविंग, ठीक है। नॉन लिविंग और लिविंग। अच्छा, अगर हमारी कोई भी क्रॉप है वो ख़राब हो रही है, उस पर अगर बायोटिक कोई स्ट्रेस पड़ रहा है, जैसा कि कोई भी बर्ड्स वगैरह के उसको ख़राब कर देती है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी ऐसी होती हैं जिससे वो ख़राब हो जाता है ना, तो ये हो गई हमारी बायोटिक। लेकिन अगर एबायोटिक की अगर हम बात करें, तो जैसे टेम्परेचर हमारा ज़्यादा जा रहा है या कम जा रहा है, उसकी वजह से हमारी क्रॉप ख़राब हो जाती है। और हमारी सनलाइट हो गई, हमारी सॉइल हो गई, जो सॉइल है अच्छी सॉइल नहीं है, फर्टाइल सॉइल नहीं है ना, तो उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी ये क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में फ़र्क पड़ता है ना। तो इनको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा क्रॉप वैरायटी इम्प्रूव करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे 3 पॉइंट्स से। अब हम चलेंगे इसके 4th पॉइंट की तरफ, तो इतने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आइए अब देख लेते हैं इसका 4th पॉइंट। 4th पॉइंट क्या है, टू शॉर्टन द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द क्रॉप्स। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्लांट है वो सपोज़ कीजिए कि बहुत ही लॉन्ग टाइम में हमारा मैच्योर हो रहा है, यानी जो लेट सपोज़ कि आपने कोई भी क्रॉप नवंबर में बोई है, अब उसको हार्वेस्ट जो मतलब उसका हार्वेस्टिंग होगी, वो सपोज़ कीजिए कि हार्वेस्टिंग उसकी हो रही है अगले अक्टूबर में, तो ये तो बहुत लंबा टाइम हो गया। अब हम दूसरी क्रॉप कब बोएंगे, कि जब दूसरी क्रॉप बोएंगे उसको भी उतना टाइम लगेगा, तो ऐसे बहुत ज़्यादा लंबा टाइम बैठ जाता है। तो हम क्या, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट हमारा जो कोई भी क्रॉप है उसका जो मैच्योरिटी पीरियड है उसको कम करने के लिए भी करते हैं। दिस विल अलाउ फार्मर्स टू ग्रो अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इन अ ईयर। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी बहुत सारी क्रॉप्स को उगाया जा सकता है, जिससे कि हमारा शॉर्टेज ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ क्रॉप्स, ये सब हमें देखने को ना मिले, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ तो हमारी बढ़ती जा रही है ना, तो हमें उसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड देखने को ना मिले, तो उसका जो हमारा मैच्योरिटी पीरियड है उसको हम बढ़ा देते, मतलब कम कर देते हैं, ठीक है। अब इसका 5th पॉइंट क्या है, अचीविंग द रिक्वायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉप सच एज द राइट हाइट,
weight, loading, resistance and high yield. In this way they would consume the right nutrients and would produce a higher yield. इस पॉइंट का बेसिकली मतलब ये है कि किसी भी क्रॉप के या प्लांट की राइट हाइट अचीव करने के लिए, वेट अचीव करने के लिए, रेजिस्टेंस ऑफ हाई यील्ड, यानी अगर हमारी कोई भी हाई यील्ड हो रही है उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस का मतलब ये है कोई भी रुकावट ना है ना, तो उसको अचीव करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने अपने 2 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट और उसके मेथड्स जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं, हाइब्रिडाइजेशन और जीन वाला, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम इसका 3rd पॉइंट देख लेते हैं जो कि था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अच्छा, अब हमने क्रॉप को हमने प्रोडक्शन करवा दिया, क्रॉप की यील्डिंग करवा दी, सब कुछ करवा दिया। अब क्रॉप हमारे पास आ गई हैं, ठीक है, उनको हार्वेस्ट करने के बाद क्रॉप्स आ गई हैं हमारे पास। अब हम क्या करवाएंगे? उनका मैनेजमेंट करवाएंगे। जैसे कि मदर क्या करती है, बर्तन धोने के बाद पहले तो बर्तन धो लेती है, उसके बाद उनको मैनेज करती है कि इस बर्तन को यहाँ रखना है, उस बर्तन को यहाँ रखना है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम अपना क्रॉप प्रोडक्शन का मैनेजमेंट करेंगे कि इस क्रॉप को यहाँ पर जाना चाहिए, उस क्रॉप को वहाँ पर जाना चाहिए। तो देखते हैं आइए इसमें क्या लिखा है। फार्मर्स कैन यूज़ अ वैरायटी ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड दे कैन हैव स्मॉल और लार्ज फार्मर्स। अच्छा, हमारे जो फार्मर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, यानी किसी के पास बड़ा ये होता है, लार्ज फार्म्स होते हैं किसी के पास, और किसी के पास स्मॉल होते हैं, किसी के पास कम ज़मीन होती है, किसी के पास ज़्यादा ज़मीन होती है। अलग अलग तरह के फार्मर्स हमारे होते हैं, ठीक है। The selection of farming practices would be determined by the availability of financial resources। अच्छा, किस चीज़ पे डिपेंड करता है? अच्छा, कुछ जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट होती है उसमें तो बिल्कुल ही पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल भी। उनमें वो लोग एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सब काम हो जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्रॉप उग जाती है ना, कल्टीवेट हो जाती है, ठीक है। और कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो लो कॉस्ट प्रोडक्शन करवाती है, यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन एकदम मीडियम हो, बहुत लो हो ना, तो उसमें ऐसा भी नहीं है कि उसमें बिल्कुल ही खर्च नहीं हो रहा है आपका, लेकिन थोड़ा सा उसमें हो रहा है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन। 3rd है मेरा हाई कॉस्ट प्रोडक्शन, जिसमें हाई कॉस्ट बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, बहुत ज़्यादा, कि यहाँ पर आपके फर्टिलाइज़र्स यूज़ हो रहे हैं, आपके यहाँ पर बहुत खाद वगैरह नहीं होते, वो सब यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्च हमारा हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 तरह के हैं। तो ये सब कहाँ किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये सब डिपेंड करता है हमारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतना ही करवा पाऊँगी, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बच्चे देख भी नहीं पाते हैं और फिर आप लोग बोर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो से। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को रिवाइज़ करते रहिए और मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है अपना ये क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के मेथड, और ये क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में भी हमने थोड़ा सा देख लिया है। आई होप क्या ये हाइब्रिडाइजेशन, जीन, ये सब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और फैक्टर्स अफेक्टिंग जो था वो भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।